सबसे पहले इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के खुसूसी प्रोग्राम गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। आज इस गुफ्तगू का जो सीरीज़ है, इसकी तीसरी सीरीज़ है। गुज़श्ता साल जुलाई में ही हमने पहली सीरीज़ की थी, इसमें मौजूद था बंगाल के मुसलमान और आज़ादी के बाद बंगाल के मुसलमान और उसकी तरक्की, जिसमें अब्दुल अजीज़ साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया था। और आज तीसरे सीरीज़ में हमारे खुसूसी मेहमान हैं सैयद अली मुश्तबा साहब। सैयद अली मुश्तबा साहब सहाफ़ी भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और तालीमी मैदान से जुड़े भी हुए हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। और हाल ही में इनकी एक नई किताब आई है जो आपके सामने है। आज हम इस किताब के तनाजुर में भारतीय जमहूरियत में मुसलमान के मौजू पर बात कर रहे हैं। और सैयद मुश्तबा साहब अलीगढ़ से लेकर चेन्नई तक का सफ़र तय किया है और अलीगढ़ का अलग हिंदी बेल्ट से आते हैं और रहते हैं साउथ इंडिया में। ज़ाहिर बात है कि दोनों नॉर्थ और साउथ के जो मिजाज है, दोनों का अलग अलग मिजाज है। नॉर्थ में मुसलमानों का अलग किस्म के चैलेंजों का सामना है, साउथ की अलग जहनीत है। इन तमाम इनकी जो तजर्बे हैं, उन तजर्बों की रोशनी में हम भारत की जमहूरियत में मुसलमानों के मौजू में बात करेंगे। सैयद मुश्तबा साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस जो किताब आपने मौजूदा लिखा, कल आपने इस पर लिखने के जो वजूहात बताए भी हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर हालिया दिनों में भारत की जमहूरियत में मुसलमान के मौजू पर बहुत सारी किताबें आई हैं, लेकिन इन तमाम किताबों के आने के बावजूद भी नैरेटिव बदलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह साहब, आपने हमें अपने स्टूडियो में मौजूद किया और हमें ये इजाज़त बख्शा कि मैं आपके सवालात का जवाब दे सकूं और सामाईन से मैं बरजस्ता गुफ्तगू कर सकूं। मुझे बहुत खुशी और इस बात की मसरत हो रही है कि मैं इस किताब जो मैंने लिखी है उसके बारे में कुछ अपने सामईन को बताऊं, या जो हम लोग सुन रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, उसको ये करूँ। देखिए, मेरी जो थीसिस है इस किताब की, या निचोड़ है या लबो लबाब है, वो ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो कि ऑपरेट कर रही है 1947 1950 से, अब हम लोग को एक 80 साल 75 साल की हद जो है वो पार कर चुके हैं। उसका मुसलमानों से क्या रिश्ता है और मुसलमान उससे क्या फ़ायदे उठा रहे हैं या क्या नुकसान उससे मिल रहा है। तो मेरी इस किताब के अंदर 30 साल की फ़िक्र है। मैं जब अलीगढ़ में 18 साल का बंदा हुआ करता था, हाई स्कूल से पास करके आया था और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि सियासत क्या होता है। मैं अपनी दुनिया में था, जो एक लड़के होते हैं। वहाँ जो है, वहाँ के हालात और वहाँ के इससे मुझे ये शऊर जागा कि ये भी एक मौजू है। और ये लंबा सफ़र जो उसके बाद का है, वो इसी फिक्र में गुजरा कि आखिर हो क्या रहा है। और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इसका ये जो पूरा मुस्लिम प्रॉब्लम, मैं नहीं कहता हूँ, मुस्लिम इश्यूज कहता हूँ, ये सारे इश्यूज जो हैं, जो मुस्लिम अभी हमारे समाज में, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हम फेस कर रहे हैं, इसका रूट कॉज जो है वो है डेमोक्रेसी, जमहूरियत, प्रजातंत्र। और इसको मुसलमान जो हैं, इसके साथ अभी तक 75 साल से या 80 साल से इसमें एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। और यही जो है मेरे किताब का मतलब निचोड़ है कि जिस दिन इसके अंदर आप एडजस्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी हालत जो है वो सुधरने लगी। तो यही फिक्र से जो है मैंने ये किताब लिखी है। जी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप जब ये बात कहते हैं कि भारत की जमहूरियत में मुसलमान एडजस्ट नहीं कर पाए, अब जब देखें कि गुज़श्ता 75 सालों में भारत के मुसलमानों के सामने कई मौक़े ऐसे आए हैं जो बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं और मुसलमानों के वजूद पे हमले किए गए, आइडेंटिटी हमले हुए हैं, इक्विटी मुसलमानों के हकूक़ से महरूम किए गए हैं और सिक्योरिटी भी महरूम किए गए। उसके बावजूद भी भारत के मुसलमानों ने कभी भी भारत की जमहूरियत के ख़िलाफ़ अलम बुलंद नहीं किया है। आज आसाम में देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पे मुसलमानों की हक़ छीने जा रहे हैं, शहरियत छीनी जा रही है, मकानात तोड़े जा, उसके बावजूद भी एक भी मुसलमान ऐसा नहीं खड़ा हुआ है जो ये कहता हो कि हम भारत की डेमोक्रेसी में नहीं करते। जम्मू और कश्मीर की हालत को देख ले, वहाँ भी अक्सरियत मुसलमानों की। तो आखिर आप जब ये बात बोल रहे हैं कि भारत की जमहूरियत में मुसलमान एडजस्ट नहीं कर पाए, उसका पस मंज़र क्या है, उसका मकसद क्या है?
देखिए, ये सवाल जो आपने किया है, मैं इसको दो तरह से जवाब दे सकता हूँ। डेमोक्रेसी जो अभी है दुनिया में, उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी आई है। लेकिन जो हम और आप हैं, अशरफुल मखलूक़ात जिनको कहते हैं, इंसान जिनको कहते हैं, इससे बेहतर कोई गवर्निंग सिस्टम अभी तक दुनिया में नहीं आई। इसको आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव किसी ने दुनिया में नहीं। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अरिस्टोटल, प्लेटो और वहाँ से लेकर के अभी एडम स्मिथ और रिकार्डो और जितने भी मतलब सोशल साइंटिस्ट हुए हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल थॉट पढ़ाता हूँ मैं। तो अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी दुनिया में चारों तरफ फैली हुई है, उसका रूप अलग है, रंग अलग है। और वहाँ कहीं भी वही डेमोक्रेसी, मतलब जिसको हम कहते हैं कि अच्छी डेमोक्रेसी है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा कि अगर डेमोक्रेसी को समझना है तो उनकी माइनॉरिटीज़ को समझिए। माइनॉरिटीज़ अगर किसी डेमोक्रेसी में अगर फ्लरिश कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी अच्छा है, और वहाँ नहीं फ्लरिश कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है उस डेमोक्रेसी में। और ये हमारे लिए सिर्फ बिलखुसूस हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर लेवल ऑफ प्रोसिक्यूशन होता रहता है। हमको मतलब पाकिस्तान की मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में ब्लैक मुस्लिम्स के लिए जो फाइट चल रही है वो आज से नहीं, जब से अमेरिका में ब्लैक लोग आए हैं तब से ये फाइट चल रही है। तो ये हर जगह ये प्रॉब्लम है। अब हम और आप क्योंकि एक ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे 80-85% जो मुसलमान लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, और हम 15% जो हमारी तादाद है उसके साथ अब हमें इसके अंदर जो एडजस्ट करना है, यही मेरी किताब का मतलब महफूम है और यही मेरी किताब का निचोड़ है। बहुत से लोगों ने इस मजमून को के ऊपर किताबें लिखी हैं, आप बिब्लियोग्राफी मैंने दिया हुआ है, लेकिन मेरा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि जो प्रॉब्लम ओरिजिनेट करता है मुसलमानों का, वो डेमोक्रेसी से ओरिजिनेट करता है, और इसका सलूशन भी डेमोक्रेसी के अंदर ही है। ज़रूरत है आपको उसको समझने के लिए और उस पर कारगर्दन होने के लिए। यही मेरे किताब का ये है। फॉल्ट डेमोक्रेसी का नहीं है, फॉल्ट जो है जो डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं। आप अपनी मतलब वसात को समझिए कि आप हैं क्या, मतलब तो आपको अपने प्रॉब्लम का और इस किताब का जो एक बहुत ही अहम मतलब एस्पेक्ट है कि प्रॉब्लम्स तो सबको मालूम है, जो हम और आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमारा प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हम पॉलिटिकली डिक्लाइन कर रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एजुकेशनली हम फॉल कर गए हैं, हमारे ऊपर जो है बहुत जुल्म हो रहा है, बुलडोजर राज चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है और तरह तरह की वायलेंस चल रही है। सारी चीज़ों को मैंने निचोड़ दिया इसके अंदर, जितने भी प्रॉब्लम्स है सबको मैंने हाईलाइट कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो हम और आप हैं वो सिर्फ 15% है। हमें इस मुल्क के अंदर अगर रिस्पॉन्स देना है अपने चैलेंजेस को, तो वो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स होगा, वो सेपरेटिस्ट रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। हम सेपरेटिस्ट रिस्पॉन्स ले करके हिंदुस्तान में रह नहीं सकते। वो हमारा डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स होगा, और वो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स क्या होगा वो मैंने इस किताब में बताई है, और मैं अपने माध्यम से और आपके माध्यम से पूरे सामाइन को बता सकता हूँ कि ये देखिए, ये किताब सोल्यूशन की तरफ है, हम प्रॉब्लम की तरफ नहीं है। प्रॉब्लम तो सबको मालूम है क्या, सोल्यूशन क्या है इसका, कैसे हम और आप अपनी हालत को बेहतर कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का जो मैटर है वो ये है कि जो मुसलमानों के हवाले से अब वो दिन जो है सेंट्रल लीडरशिप की, कि एक नेहरू जी, एक जो है जीना जी, एक जो है गांधी जी, वो लीडरशिप का ज़माना चला गया। अब कोई सेंट्रल लीडरशिप जो है वो शहाबुद्दीन जो है वो लास्ट मुसलमान के लीडर थे, सो कॉल्ड लीडर। अब जो है हमें कम्युनिटी के अंदर बहुत ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमें लीडर्स को तैयार करना होगा। हमें नहीं चाहिए कि दिल्ली में बैठ करके वो जो है वो फतवा करे और ये करे वो करे। हमें पंचायत के लेवल पे, हमें वार्ड के लेवल पे हमें फाइट करना है अपने डेमोक्रेटिक हुकूक से। और यहीं से फिर जैसे एक बिल्डिंग बनता है, उस पर एक ईंट रखा जाता है, दूसरा ईंट रखा जाता है,
उसी तरह से हमें ऊपर उठना है। एजुकेशन के फील्ड में सारे फील्ड का मैंने इसमें जिक्र कर दिया है जो कि मुसलमानों को आगे लेके जाए और बराबरी पे लेके आए दूसरे मतलब जो तबके हैं उनके साथ। तो मेरा ये कहना है कि यही डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने डेमोक्रेटिक की बात की है और जमहूरियत बनाने की बात, तो मैं पहले कह चुका कि भारत में कभी भी कोई सेपरेट, कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में कहीं भी सेपरेटिज्म नहीं खड़े, मुसलमानों की तरफ से खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन जब बात करते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप की, जो नीचे सतह से ऊपर सतह जाए, तो इसका तो दो सूरत हो सकती है। एक सूरत ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ उनके दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ा जाए, चाहे पंचायत हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे MLA MP, या फिर अपनी पार्टी बना के लड़ा जाए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं सामीन के बीच में चला जाऊँगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज में जाएंगे मुसलमान, तो उम्मीदी तौर पर देखा गया है कि मुसलमान जब जिस पार्टी से लड़ते हैं उस पार्टी के तर्जुमान बन जाते हैं। एक किताब है अब्दुर्रहमान IAS ऑफिसर की, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की लीडरशिप पर बातचीत की कि कितने लोग लोकसभा में गए हैं, और गुज़िश्ता 15 साल के लोकसभा के सवाल का तजिया करते हुए उन्होंने बताया है कि ज़्यादातर मुसलमानों के सवाल गैर मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट ने पूछे पार्लियामेंट के अंदर। तो क्या ऐसी लीडरशिप जो किसी सियासी पार्टी के माध्यम में काम हो, या फिर अपना मुसलमानों को अपनी सियासी जमात खड़ी करनी चाहिए? एक सवाल है। दूसरा सवाल ये कि जहाँ मुसलमान अपनी एक डेमोक्रेसी में हर शख्स को हक हासिल है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के पॉलिटिकल जद्दोजहद करे, लेकिन जहाँ वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है तो उसको आप क्रिमिनल लेबल लगा के उसको आप डिमोलिश कर देते हैं। आखिर जी मैंने यही ये जो आपकी तर्जुमानी है उसकी अक्कासी मैंने इस किताब में की है। और मैंने देखा है कि देखिए, मैंने किस किताब को, थोड़ा सा मैं आपसे इस किताब के बारे में ये कह दूँ कि जो इंटरप्ले है डेमोक्रेसी का या इंडियन पॉलिटिक्स का और मुस्लिम का, इसको मैंने 4 फेसेस में बांटा है। और हर फेस जो है वो 20 साल और 22 साल का फेस है। एक 1947 या 1950 से आप पकड़ लें, जब कॉन्स्टिट्यूशन जारी हुआ था, से लेके 1970 तक, जो कि नेहरू और मतलब नेहरूवी नहीं रहा है, और वो नेहरू की का एक पॉलिटिक्स है। उसमें मुसलमानों को, जो मुसलमान के दायरे से जो भी चीज़ें हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे हुकूक मिल गए, कोई भी माइनॉरिटीज़ के जो भी हुकूक हो सकते थे, और प्रोटेक्शन और ये वो सारी चीज़ें हैं, वो नेहरू का ही कंट्रीब्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और मुस्लिम के प्रोटेक्शन से। मुस्लिम बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो टॉर्मा है उसको झेल रहा था। उससे वो निकल करके 1970 तक जो है वो एक तरह से वो रहा यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। और मतलब उस टाइम उसको पॉलिटिकल कॉन्शियस नहीं था, उसको अपनी लाइफ सिक्योरिटी, लिबर्टी, ऑनर, इसकी कम्युनल राइट्स और इसकी जो है उसको। उसके बाद जो सेकंड फेज मैंने किया है वो है 1970 टू 1990, जो कि प्राइमरीली इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का फेज है। इस फेज में मुसलमान जो है फिर डेमोक्रेसी के साथ स्ट्रगल कर रहा था, और जो नेहरू ने जो सिक्योरिटी दी थी उसको किसी हद तक डिस्टर्ब किया इंदिरा गांधी ने। ये मैंने किताब में बहुत खुल के लिखा है। और इंदिरा गांधी ने मुसलमानों को वोट बैंक बना दिया। आप हमें वोट देंगे तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप हमें नहीं देंगे तो हम आपको कॉमनल राइट्स करा देंगे। तो ये एक इंटरप्ले हुआ है। उसके बाद से जो है मुसलमानों के साथ 1990 नरसिम्हा राव फेस, और उसके बाद जो है फिर वाजपेयी फेस, और उसके बाद मनमोहन सिंह का फेस। ये मेरा थर्ड मतलब पीरियडाइजेशन है डेमोक्रेसी के साथ और इंडियन रिपब्लिक के साथ। इस फेस में जो सबसे बड़ा वाकया हुआ है वो बाबरी मस्जिद, और उसके बाद जो दूसरा वाकया हुआ है वो गुजरात राइट्स। ये सारे इसी इसके ये हैं। तो हम नेहरूवियन एरा से, और उसके बाद मेरा तीसरा जो लास्ट फेस है वो 2014 से लेके अभी तक मोदी एरा, वो वहाँ से हम अभी तक संभल नहीं पाए हैं। 1970 से लेकर के अभी तक हम लोग संभल नहीं पाए हैं। अब संभल क्यों नहीं पाए? क्यों आप मतलब इस तरह से आपका 1980 में इंडिया में पार्लियामेंट में मुसलमानों की तादाद 50 हो गई थी, जो सबसे बेस्ट इंडिया का मतलब मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन था। आज के डेट में 24 लोग हैं नेशनल पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिक्र की चीज़ें हैं, और फिक्र की चीज़ें जो हैं वो जो डेमोक्रेसी की बात हमने की है,
क्योंकि डेमोक्रेसी तो आपको 50% में मतलब 50 MP आपको बना दिया था। मेरे किताब के अंदर मैंने लिखा है कि अगर ये डेमोक्रेटिक गेम ऑफ इलेक्टोरल नंबर्स अगर मुसलमान को खेलना आ गया तो मुसलमान 75 से लेकर के 100 MP अपने पार्लियामेंट में भेज सकता है। बहुत सारे, अब देख लीजिए आसाम के क्या हाल है, 40% मुसलमान है वहाँ, 38% या 36% ऑफिशियली है। कितने MLAs वहाँ हमारी किताब में लिखा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान का जायजा एक चैप्टर हमने MP के लिए किया है, एक चैप्टर हमने MLA के लिए किया है, और उसमें मैंने कंक्लूजन निकाला है कि इस 14% आप हैं, आपका सिर्फ दो रिप्रेजेंटेशन है। राजस्थान में 12% मुसलमान है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है नेशनल मतलब असेंबली में। मतलब गुजरात के अंदर भी वही हाल है असेंबली के ऊपर। तो ये क्यों हो रहा है? मुसलमानों की लेजीनेस से, उनके सोने के मतलब वो सोने में ज़्यादा मतलब वो करते हैं, कॉन्शियस नहीं है, और अपने डेमोक्रेटिक जो उनके हुकूक हैं उस वजह से वो मतलब फॉल कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे ही एक सवाल कर देता हूं, या उसका जवाब भी मैं आपको दे दूंगा कि अगर मुसलमानों की एक पार्टी की, जो कि हो नहीं सकता है, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकली बताता हूं कि एक पार्टी के 50 MPs पार्लियामेंट में हो मुसलमान एक पार्टी से, तो सारे जो कम्युनल वायलेंस है और जो सोशल डिस्टर्बेंस है वो खत्म हो जाए। जैसे कोई सोशल डिस्टर्बेंस हुआ, आपकी सरकार चली जाएगी। तो मुसलमान के अंदर ये कॉन्शियसनेस है, जब 24 लोग हैं वो क्या करेंगे? ना वो पॉलिसी बना सकते हैं, ना वो किसी अपने जो उनके कम्युनिटी के इंटरेस्ट है उसको आगे नहीं कर सकते। तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरे किताब का जो बिल्कुल मतलब 2 लेवल पे मैं इस किताब को सबमिट कर रहा हूँ, बल्कि 3 लेवल पे सबमिट कर रहा हूँ। एक तो डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस आना चाहिए, और डेमोक्रेसी के ऊपर आपको 365 दिन वर्क करना पड़ेगा, मतलब राउंड द क्लॉक। ये नहीं कि इलेक्शन आया 15 दिन के अंदर जो है वो अनाउंसमेंट हो गया और वो हंगामे जो होते हैं वो कर लिया, सब लोगों ने अपने अपने बैनर बना लिए, एक सीट के लिए 50 लोग लड़ रहे हैं। अब वो कास्ट पर आ जाता है, और कम्युनिटी पे आ जाता है, स्ट्रीट पे आ जाता है, मोहल्ले पे आ जाता है, और इन द एंड क्या होता है कि सब हार जाते हैं, और जो नहीं जीतने वाला होता है वही जीत जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डेमोक्रेसी के अपडेट्स हैं। तो मेरा जो थ्रस्ट है वो डेमोक्रेसी के ऊपर है, और यही मेरी सेलिंग पॉइंट है। अभी तक जो भी किताबें आई हैं हिंदुस्तान में अंग्रेजी ज़बान में, इसको टच नहीं किया है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो प्रॉब्लम है वो डेमोक्रेसी से है, और जो सोल्यूशन है वो भी डेमोक्रेसी से है। दूसरा जो मेरा इस किताब का सबमिशन है वो ये है कि एजुकेशन जो है इज़ द ओनली रूट टू ओवरकम पॉवर्टी, मतलब जो हमारी जो पसमानदगी है, और अनएम्प्लॉयमेंट, और जो तरह तरह के जो मसाइल हैं घर के अंदर। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को एजुकेशन के वैल्यू को समझना पड़ेगा। अब लोगों के अंदर ये एक धारणा है, अभी मैं किसी से बात करता है, एजुकेशन क्या है, तो लग्जरी है, घर से 14 साल जो है बच्चों को पढ़ाइए, घर से पैसे दीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए। वो जैसे 10-12 साल के हो जाते हैं, किसी गैरेज में काम कर लेगा, कहीं दर्जी बन जाएगा, तो उसकी इनकम तो जनरेशन उसी लेवल की होगी ना। वो TCS वाला जो है, जो कमा रहा है, वो पैसे थोड़ी आपको 2 लाख रुपए महीने के मिलेंगे। एक पंचर वाला कितना कमाएगा? तो एजुकेशन के इनकम जनरेशन को, एजुकेशन आपको क्या इनकम जनरेट करेगी उसको समझने की जरूरत है। हमें जो है एक थाने के अंदर हम जब जाते हैं तो मुसलमान एक डरा हुआ होता है, समा हुआ था, देखता है हर थानेवार का किसका नाम क्या है। कोई मोहम्मद खान और कोई नूर खान अगर मिल जाए तो आपके दिल में बहुत सुकून मिलता है कि भाई हमारा आदमी है। लेकिन किसी थाने में आप चले जाइए, कोई एक मुसलमान नहीं मिलेगा। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाइए, पंचायत लेवल पे चले जाइए, ब्लॉक लेवल पे चले जाइए, मुसलमानों की कहाँ भागीदारी है? अब उसके लिए वो ये कहते हैं कि ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। अब जाहिल को कोई सिपाही क्यों बनाएगा, दरोगा क्यों बनाएगा? तो ये सब चैलेंजेस हैं मुस्लिम के सामने। तो मेरा जो दूसरा सबमिशन है इस किताब का कि एजुकेशन जो है इज़ द ओनली रूट फॉर मुसलमान के जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए,
और उनकी मतलब उनको सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। तो ये मेरा दूसरा एजुकेशन के ऊपर मेरा फोकस है। तीसरा जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस किताब के अंदर, तो सोल्यूशन की तरफ है, वो ये है कि अब मुसलमानों को टॉप टू बॉटम पॉलिटिक्स नहीं करना है। शहाबुद्दीन कुछ बोले, मोहम्मद अली जिन्ना कुछ बोले और अवैसी कुछ बोले, ये सब लोगों का ज़माना चला गया। अब आपको लोकल लेवल पे लोकल प्रॉब्लम्स को खुद अपने आप सॉल्व करना है, और वो ग्रास रूट नेटवर्किंग की वजह से होगा, कम्युनिटी नेटवर्किंग की तरफ से होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, औरतों को जो है एम्पावर करना होगा डेमोक्रेसी के बारे में कि किस तरह से आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है साउथ इंडिया में बहुत सक्सेसफुल है, जो सेल्फ हेल्प कर रहा है, अपने आप को हेल्प कर रहा है। केरला में ट्रेमेंडस उसका रिजल्ट है, तमिलनाडु में बहुत रिजल्ट है, यहाँ आंध्र प्रदेश में बहुत रिजल्ट है, तेलंगाना में बहुत रिजल्ट है। तो जब तक कम्युनिटी नहीं जागेगी कि हमें अपना जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मसाइल हैं, वो सबको मालूम है क्या मसाइल हैं। अब मान लीजिए कि किसी के यहाँ, मैंने इस किताब में मेंशन भी किया है कि कोई लॉयर का संगठन नहीं है जो कि आपको बेल करा सके। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, पुलिस आपको लेके चली जाती है, तो कोई नहीं। इस तरह के मैंने इसमें कुछ सुझाव दिए हैं जो कि मतलब मुसलमानों को इस डगर पे चलना पड़ेगा, तभी जो है वो इस कंट्री में, क्योंकि देखिए 1947 या 50 जो भी कुछ है, जो अगर आप मैप इंडिया में देखेंगे तो सिर्फ मुस्लिम बल्ज है, जिसको अंग्रेजी में मुस्लिम बल्ज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी सब चीज़ें समतल हैं, हर चीज़ जो है वो मुसलमानों के ऊपर ही है, बुरा और सारी चीज़ें नेगेटिव है। मीडिया भी उनके हमारे खिलाफ है, पॉवर्टी भी हमारे पास है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे पास है, गेटवाइजेशन भी हमारे पास है। क्या है हमारे पास जो हम ये फ़ख्र से कह सकें कि साहब हम ये हैं। अब मोहम्मद सिराज जो है परफॉर्म कर लेते हैं तो लाइन 2-4 लाइन लिख दिया जाता है, अजहरुद्दीन कुछ कर देते हैं तो 2-4 लाइन। सर मेरा जो जी, मैं 3 साल के पास जाऊंगा, उससे पहले 2 बात कहना चाहता हूँ कि चूँकि आपने मोदी एरा की बात की है कि आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप आसाम का एक इलाका है, करीमगंज का इलाका, वहाँ 54% मुस्लिम आबादी है। लोकसभा इलेक्शन होता है, रशीदुद्दीन चौधरी कांग्रेस के टिकट से हार जाते हैं, बीजेपी वहाँ 46% वोट लाती है और रशीदुद्दीन चौधरी वहाँ पे 44% वोट लाके हार जाते हैं। और AIDF जिसके बारे में बोल सकते हैं वोट काटा, उसको सिर्फ 2% वोट मिलता है। मालूम ये हुआ कि रशीद चौधरी क्यों हारे हैं, बड़े पैमाने मुस्लिम वोट का आखिरी वक्त में जो लिस्ट जारी किया उसमें मुसलमानों के नाम काट दिए गए। तो आप हमारी सियासत, हम जितने भी विदाग हो जाए, इंस्टीट्यूशन हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। अभी देखिए एक दिल्ली में आया है जिन्स जिहाद, चूँकि दिल्ली में एक इलाका है जहाँ पर मुसलमान बड़े पैमाने में जिन्स का कारखाना कर रहे हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है कि भाई जिन्स जिहाद करें तो कारखाना छीन लिया जाए। तो एक तरफ ऐसे दौर में जब आपके वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, डिलेशन हो रहा है, ऐसे वक्त में जब आपके साथ आपकी इकोनॉमिक पर डायरेक्टली हमल होना है, चाहे लव जिहाद हो, चाहे आपका बीफ जिहाद हो, चाहे जिन्स जिहाद हो, जितने शरबत जिहाद हो, सब ये सब चीज़ें क्या है आपकी इकोनॉमिक पे अटैक है। तो ऐसे में हमारा शऊर, हम बाशऊर होकर भी चूँकि इंस्टीट्यूशन हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, एक चैलेंज तो हमारे साथ ये भी तो है कि हम आज देखिए मुसलमानों के बड़े 2 तालीमी इदारे हैं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, किस तरह से योगी ने ख़राब बर्बाद कर दिया उसको। तो सहारनपुर के जो हाजी इकबाल की यूनिवर्सिटी तबाह बर्बाद, हम इंस्टीट्यूशन बनाकर भी तबाह बर्बाद कर दे जाएंगे। जैसे अभी हमारे मेघालय में जो यूनिवर्सिटी USDM जो हाजी महबूब साहब की यूनिवर्सिटी, तो उनको किस तरह से तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तो ये चैलेंजेस तो एक अलग पैमाने में चैलेंजेस आए हैं कि हम बाशऊर होने के बावजूद भी हमारे इंस्टीट्यूशन तौर पे तबाह कर दिया जाता है। मतीन साहब आपका सर मैक ले लीजिए, मुझे ये मैक ले लीजिए। मैंने ये किताब पढ़ा हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, अच्छा किताब है। इसमें काफ़ी सारे मौजूद जो है टच किया गया। बस मुझे यही से एक छोटा सा सवाल ये है कि काफ़ी लोग AIDF मतलब बदरुद्दीन अजमल सबका पार्टी को जो है बदरुद्दीन अजमल साहब का पार्टी की जो है ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो वोट कटवा टाइप का, उनकी वजह से BJP जीत रहा है। ये कितना दूर तक सही है? क्योंकि आसाम में हालांकि मुसलमान परसेंटेज 34 है, सरकारी अभी तक तो नया सेंसस नहीं आया, और इस पॉलिटिकल पार्टी का कुछ अहम रोल भी रहा है आसाम में।
चाहे वो उस वक्त एनआरसी के वक्त में जो है कागजात वगैरह तैयार करना, तो आप इस तरह का पॉलिटिकल पार्टी को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं इस किताब के अंदर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमान कभी भी इस मुल्क के अंदर कम्युनल पार्टी और मतलब अपनी 1-1.5 ईंट की मस्जिद बना के सरवाइव नहीं कर सकता। आपको सारे चैलेंजेस के बाद भी आपको सेकुलर रूट ही लेके सरवाइव। लेकिन सर, क्या जरूरी है कि मुसलमान कोई पार्टी बनाए वो कम्युनल पार्टी हो सकता है? जैसे अगर लालू यादव पार्टी बनाते हैं तो वो कम्युनल पार्टी तो नहीं होती है। अगर बदरुद्दीन अजमल एक पार्टी बना ले या अब्बास सिद्दीकी एक पार्टी बना ले तो कम्युनल पार्टी क्यों कहलाएगा? डेमोक्रेसी में हमारा ये नैरेटिव के ऊपर भी हमने अपनी किताब में टच किया है और कहा है कि कास्ट पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी है और रिलीजियस पार्टी जो है वो कम्युनल पार्टी है। हिंदू अगर यूनाइट होता है जय श्री राम पे तो वो सेकुलर है, और मुसलमान अगर अल्लाह अकबर पे यूनाइट होता है तो वो कम्युनल है। तो ये सब मुअम्मा तो है ही है हमारे साथ, इसका कोई क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट जवाब नहीं कोई दे सकता है। आपको इसके अंदर सरवाइव करना है। और मैं आपको मतलब जो मुसलमानों के अंदर जो मतलब फिक्र है और जो क्या कहते हैं जख्म है कि एक तो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, जख्म बेचारा खुद परेशान है कि कहाँ से उठे। एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, जख्म खुद बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। तो ये मुसलमानों की कैफियत अभी हिंदुस्तान के अंदर है और हम और आप इस फिक्र में हैं कि हर एक जख्म को जो है हम भरने की कोशिश करें। अब इसके बारे में एक लाइन और मैं बता देता हूं आपको। क्या गाजा में आप ठीक थे? क्या बोस्निया में आप ठीक थे? वो भी मुसलमान है। हम तो कितने, वो तो वही है ना, एक शायरी है या क्या है कि जब दूसरों का गम देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि मेरा गम कितना कम है। जी अजीज साहब, नहीं, एक जरा सी आप ये फरसा दीजिए, एक वजाहत कर दीजिए। आपने एक बात कही कि मुसलमान इस मौजूदा डेमोक्रेटिक सेटअप में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस, और अभी बहुत सूरत हाल खराब है। एक डाटा आपने दिया कि 50 के आसपास 70-80 के आसपास जो बताया कि पार्लियामेंट में हमारे 50 से ज़्यादा मेंबर थे, अभी 24 मेंबर हैं। तो हम उस वक्त डेमोक्रेसी में एडजस्ट हो रहे थे, हमारे लोग रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, अभी कम हो रहा है। तो इसमें गलती किसकी है? क्या मुसलमानों की गलती है, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, या कोई एक साजिश है जो हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म कर रहा है? अगर साजिश है तो फिर हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हम शामिल हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए वो ठीक नहीं है। इसको जरा क्लियर कीजिए। देखिए, डेमोक्रेसी का ये एक पहलू है कि जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो हर गवर्नमेंट में बदल जाता है। डेमोक्रेसी वहीं रहती है, लेकिन जो चलाने वाला है उसको अपने अंदाज से चलाता है। 1980 के में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 50 MP मुसलमान के आए थे। वो इसलिए आए थे कि वो एक सिस्टम जो था, वो सिस्टम मुसलमानों को आगे लाने की कोशिश कर रहा था, उनको आगे सफ में बैठाने की कोशिश कर रहा था। अब जो निज़ाम अभी हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं वो मुसलमानों को पीछे सब में भी जगह नहीं देना चाहता है, बल्कि हॉल से बाहर निकाल देना चाहता है। तो सर, इसकी वजह से एक बात समझ में आ रही है कि मुसलमान खतावार नहीं है, मुसलमान तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। आपने जो कहा कि मुसलमान डेमोक्रेटिक सेटअप में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये मुसलमानों पर तो इल्ज़ाम हुआ ना? नहीं, देखिए, मैं शायद समझाने में आपको मैं गलती कर रहा हूँ। बात ये है कि ये जो सिस्टम जो है, ये हर गवर्नमेंट के, हर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आती है उसमें वो अपनी नैरेटिव बिल्ड करते हैं और अपने हिसाब से वो डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं। नेहरूवियन एरा में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का नारा था और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा चल रहा था। अभी जो सिस्टम है ये हाईली हिंदुत्व के ऊपर जो है वो बेस्ड है और वो 80-20 की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 80% को वो यूनाइट करना चाहते हैं, 20% को बाहर करना चाहते हैं डेमोक्रेसी से।
तो ये जो सिस्टम है ये भी हमारे मुसलमानों के लिए मतलब एक फाइट करने का, उनके साथ लड़ने का कि हमें सिस्टम को बदलना है, तभी हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। और वो बहुत से लेवल पे चल रहा है और ये सिस्टम बदलेगा। हर जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो, आप ही के स्टेट में वेस्ट बंगाल के अंदर 40 साल के बाद जो है गवर्नमेंट बदली, दूसरी गवर्नमेंट आ गई। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और ये थी। तो ये जो सिस्टम है ये डेमोक्रेसी का है ना कि हर टाइम जब पीपल जो है, जब लोग हैं वो उससे बेजार हो जाते हैं तो दूसरा सिस्टम। अब ये 3 साल ये टर्म, इन्होंने तीसरे टर्म पे आ गए हैं हमारे बीजेपी सरकार। मुझे नहीं लगता है कि अभी कितने साल और ले जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो यही है कि ये चैलेंजेस तो हमारे पास है ही हैं, हम उनसे भाग नहीं सकते हैं। और कभी जो चैलेंजेस है, एक चैलेंजेस खत्म हो जाएगा, दूसरा चैलेंज आ जाएगा सामने। तो ये चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा। जी बताइए। मेरा सवाल ये कि आपने शुरू की तो आपने कहा कि सप्रेशन जो है की तरफ नहीं, डेमोक्रेसी की तरफ सोचना चाहिए। तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि सेपरेशन का भी एक जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो लोगों के जहन में है। दूसरा सवाल ये है कि आपने अपनी किताब में 20-20 साल का 3 पीरियड जो है, एरा जो है, आपने जिक्र किया है, लेकिन मुसलमानों को वोट बैंक की तरह जो यूज़ कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपने किसी एक ही लीडर का नाम लिया है। मतलब आप ये कह सकते थे कि सारे लीडरों ने जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने सिर्फ एक ही लीडर का नाम लिया जो मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर यूज़ किया है। तो ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? और ये जो खासकर जो सेपरेशन का जो मामला है, जो आपने कहा कि सेपरेशन हल नहीं है, डेमोक्रेसी हल है, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज़ादी के बाद जो है वो पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किए थे, हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किए थे। तो ऐसे में सेपरेशन। जी आपका 2 सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए वो सेपरेशन इसलिए हल नहीं है कि मैं पूछ रही हूं, सेपरेशन हल नहीं है, ये आपने कहा है। कैसे समझ गए ऐसा आपने कैसे सेपरेशन वाली ख्याल आया है? क्या सोच, क्या ऐसा वाकया जो आपके जहन में है जिसके बारे में आपने अपनी किताब में जिक्र किया? क्योंकि बहुत सारी किताबें जो है वो मुसलमानों को राह दिखाएंगी ना, आपकी भी किताब नई जनरेशन को कुछ राह दिखाएगी। तो जो नई जनरेशन है वो भटके ना, उनकी जो थिंकिंग है वो फोकस हो। तो उसके लिए इसको किस तरह से? देखिए मैं आपको इस सवाल का जो जितनी अकल मुझे अल्लाह ताला ने दी है उसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ कि कुछ नैरेटिव्स बिल्ट होते हैं और उस नैरेटिव को ख़त्म होने में बहुत ज़माना लग जाता है। अब एक नैरेटिव जो था वो 1857 में था। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान को आके मिलिट्रली फतह किया था बाय पॉलिटिकल फोर्स, और उसके आगे कहानी आपको मैं बता नहीं सकता। नैरेटिव वो तो सबको मालूम ही है कि उसके आगे क्या हुआ, लेकिन वो नैरेटिव जो बिल्ड हो गया था वो ये कि हमारी जो है वो पॉलिटिकल जो हम हिंदुस्तान को पकड़े हुए थे वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। हम बर्बाद हो गए, हमारे हाथ से पॉलिटिकल लीडरशिप ख़त्म हो गई। मुर्शिदाबाद जहाँ नवाब बंगाल रहते थे वो ख़त्म हो गया, आपके अवध ख़त्म हो गया, टीपू सुल्तान ख़त्म हो गया, मुग़ल ख़त्म हो गए। तो ये जो माहौल था ये 1857 के बाद डेवलप हुआ। फिर बेदारी आनी शुरू हुई उसी के बाद मुसलमानों के अंदर, और उन्होंने एक्सेप्ट किया ब्रिटिश सरकार को कि हमको इनके अंदर रहना है, इसी सिस्टम में रहना है। हमारी जो वो सिस्टम तो वापस नहीं आ सकती, और नई सिस्टम को हम सेपरेटिज्म करके हम नहीं जी सकते हैं। तो वो जो सेपरेटिज्म का बीज था वो 1857 से हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर जागा था कि हमें जो है अपने इख्तिदार को हासिल करना है। अब ये सिस्टम जो है, मैं आप मतलब माने या ना माने, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, तो ये हमारा अपना कहना है कि ये नैरेटिव जो है बिल्ड हुआ। अब उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार जब आ गई तो फिर वही बात हुई कि हम तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे तो इख्तिदार इन्होंने छीन लिया है। ब्रिटिश सरकार का हर बात में अपोजिशन कर रहे थे। उन्होंने जो है एक स्ट्रक्चर बनाया, इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाया, एक बेदारी कायम की, और एजुकेशन के ऊपर और जो मिडिवल जो हमारा सिस्टम था उस स्ट्रक्चर को उन्होंने रिफॉर्म किया। अब वो एक कहानी चली। अब कहानी 1920 से शुरू होती है डेमोक्रेसी।
अब डेमोक्रेसी के अंदर जो अभी हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, ये कहानी 1920 की है, 20 से शुरू हुई है, और उसके बाद जो है एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से शुरू हुई, जो कि सेपरेटिज्म पे जाके ख़त्म हुई और डिवीजन पे जाके ख़त्म हुई। ये हकीकत है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि ये बीज जो है ये पहले से बोया हुआ था, और दानिश्वर जो लोग हैं, बहुत दानिश्वर जो लोग हैं, वो तो मुल्क छोड़ के चले गए। हमें क्या मतलब, हम तो अपना वहाँ मूंगफली हम बेचेंगे, लेकिन हम वहीं खूब खुश रहेंगे, वहाँ जाकर के उनको अलग। नहीं, तो आपको लगता है कि सर ये सेपरेशन का बीज जो है आज भी लोगों के जहनों में है? नहीं, मैं सेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात कर रहा हूँ कि जो मत कीजिए और ना हम लोग सामीन बन के नहीं आए। नहीं, मैं इनके जवाब का जवाब देता हूँ। वो सेपरेशन का बीज तो नहीं है, लेकिन गम और गुस्सा तो जरूर है। हमारे घर को अगर कोई बुलडोजर से तोड़ देगा तो हम क्या करेंगे, बोलिए? हमारे भाई बहन को उठा के ले जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक दूसरा सवाल भी रहेगा सर, 20-20 साल का एरा में आपने सिर्फ किसी एक ही या उसका जवाब भी मैं कह रहा हूँ। मैं जो जवाब देना चाह रहा था कि वो शुरुआत जो है उसी वक्त से शुरू हुई थी, और वो शुरुआत खत्म नहीं हुई है किसी भी एरा में। वो 1970 से शुरू हुआ था, वोट बैंक पॉलिटिक्स, जो कि आज तक चल रहा है। ये मैं कहना चाह रहा था। कंक्लूजन में यही कहूँगा कि तवारीख तो एक ज़रिया है जो कि आपको आपकी तवारीख बताता है, लेकिन जिस सिचुएशन में हम और आप मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है, और इसके आगे जो होने वाला है उसको अपनी जो आप उसको कैसे अपनी इसको संवारते हैं, अपनी तकदीर को। तो यही मेरा मफ़हूम है इस किताब का कि आज प्रेजेंट में आप रहिए और आगे की सोचिए कि आप अपनी जो भी कुछ है आपका, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। और मेरी किताब में इस पे ज़्यादा एम्फेसिस है फ्यूचर के ऊपर कि आप अपनी फ्यूचर क्या बिल्ड करें। आखिरी सवाल है, जो कि आपने जो किताब की बात की है, नैरेटिव की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि आपने पूरे चैप्टर में मीडिया की बात नहीं की है कि भारत का मीडिया क्या किरदार कर रहा है, क्योंकि नैरेटिव तो मीडिया बनाता है, और भारत का मुसलमान कहाँ रह गया नैरेटिव तय करने में, उस पर आपकी कहाँ कोई खास चैप्टर नहीं है या कोई अंदर में होगा कहीं पे? जी, ये हमारा जो चैप्टर है आपके क्या उसका नंबर है बैड प्रेस अगेंस्ट मुस्लिम। अच्छा, ये 14वां चैप्टर है मेरा, लास्ट बट वन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग तशरीफ लाए। और ये गुफ्तगू का मकसद भी है कि एक डेमोक्रेटिक माहौल में रहकर हर एक के इख्तिलाफ राय को, हर एक के इख्तिलाफ राय के साथ हर एक की बात को सुनना, बर्दाश्त करना और फिर अपनी अपनी राय के साथ आगे बढ़ना, ये कोशिश है। और इसके ज़रिए हम इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के कारीन को भी पैगाम देते हैं कि रवादारी और बर्दाश्त सबसे बड़ी क़ुव्वत है। और ये गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि हम एक दूसरे को सुने और उनके ख्यालात को समझें और अपना जो ख्याल कायम करना करते रहिए। मैं लास्ट मिनट में कंक्लूजन करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं मीडिया से पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ। मैंने अपने सहाफ़त का सफ़र 1990 से शुरू किया था लगभग, और एक्टिव जर्नलिज्म में कोई 15 या 20 साल रहा हूँ। मैंने डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स में काम किया है और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मीडिया तो हमारे बहुत करीब है। और मेरी अगली किताब जो है वो अभी मैं अपने दिमाग में एक कुश्ती लड़ रहा हूँ, वो ये कि मेरी अगली किताब इंडियन मुस्लिम मीडिया एंड इंडियन मुस्लिम होगी। वो भी हमारे दिमाग में चल रहा है। मैंने एक किताब इससे पहले लिखी थी जो इसके पहले थी, पोस्ट ट्रुथ इंडिया ब्रांड न्यू रिपब्लिक, उसमें भी मीडिया का जिक्र किया था। मेरी जो पिछली किताब थी चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, उसमें भी मीडिया का रोल था। लेकिन वो सब एक चैप्टर के, और इसमें भी एक मीडिया का चैप्टर है जिसमें मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो नैरेटिव, डोमिनेंट नैरेटिव, कम्युनल नैरेटिव बन रही है, वो अब चैलेंज हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब मीडिया का ये हाल हो गया है कि कौन न्यूज़ है, कौन फेक न्यूज़ है, कौन सेंसेशनल न्यूज़ है, कौन बोगस न्यूज़ है, कौन क्या है, ये जो भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं। पहले तो हमारा दूरदर्शन हो रहा था, सुन लेते थे हम लोग, एक अखबार आ जाता था, उस अखबार को स्टेज पर इसको पढ़ लेते थे। लेकिन अब ये मीडिया का जो मीडियाटाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, इसके अंदर कौन सच्ची खबर है, कौन बुरी खबर है, ये एक बहुत बड़ा समस्या आ गया है। तो मेरी अगली किताब जो है
वो इन मीडिया एंड इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर मैं कोशिश करने की अभी सोच की शुरू की है। और एक और उन्वान मीडिया के हवाले से है कि मीडिया एंड ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ था, कि कैसे मीडिया ने बिहेव किया है ऑपरेशन सिंदूर में। तो हमारे बहुत से यार दोस्त और जो फिक्र वाले लोग हैं वो इसमें अपने आर्टिकल जो है, वो एक आर्टिकल आ भी चुका है हमारे पास के मुझे इंक्लूड कर लीजिए। तो अब जो मैं आगे जो भी अपनी मतलब एकेडमिक एक्टिविटी करना चाह रहा हूँ, मीडिया से रिलेटेड करना चाह रहा हूँ, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है मीडिया को, वो मैं सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।